हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बेसिकली आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे आया, क्यों आया और किस वजह से आया। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। जब हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो बेसिकली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो हमारा स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789। प्लीज़ मेक श्योर टू पेन डाउन इन योर नोटबुक, बिकॉज मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको सारे नोट्स दे सकूं। और अगर आप इस नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वीडियो देखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एट अ सिंगल टाइम आपको रिवीजन भी हो जाएगा। हम जो बात कर रहे थे वो था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस बिगेन ऑन 14th जुलाई 1789 विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। जब भी बात करते हैं हम कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया, कब आया, तो वो कब आया था 14 जुलाई 1789 में, जब पावर्स राजाओं के बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं जो आइडिया, जो मेन हिंट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें शो करता है वो ये था कि इट शोज़ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। यहाँ पे लोग जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए आए, जब बात करने आए, जब जो उनके अंदर जो थॉट थी इस रेवोल्यूशन को लेके वो ये थी कि जो सोसाइटी में इकोनॉमिक बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे, सोशल बेसिस पे जो उनके संग डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उस डिस्क्रिमिनेशन को बंद करने के लिए वो इस रेवोल्यूशन को लेकर आए। क्या कारण थे? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? बेसिकली देयर आर 3 कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 कारण रहे हैं। द फर्स्ट वन सोशल, सेकेंड वन इकोनॉमिक एंड द थर्ड वन पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल, जब हम अपने लेवल की बात करते हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ठीक है ना, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उसमें हमारी स्थिति क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, उसे हम सोशल कॉज कहते हैं। द सेकेंड वन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जैसे हमें पता ही है, इकोनॉमिक वर्ड का अर्थ जो होता है, जो मीनिंग होती है वो होती है अर्थव्यवस्था। जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या किसी को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोसाइटी कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। और जो हमारा थर्ड है वो हमारा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब क्या होता है? राजनीतिक तौरों पे कुछ सोसाइटी के जो लोग होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उस टाइम पे मोनार्क सिस्टम को सपोर्ट किया, बट कुछ जो थे वो शाही परिवारों के या फिर राजा के, जो राजा थे उस टाइम लुई 16, उनके अगेंस्ट थे, जो चाहते थे कि मोनार्क सिस्टम से उन्हें फ्रीडम मिले और कहीं ना कहीं वो फाइनली वापस पार्लियामेंट्री सिस्टम में आए। तो ये 3 कॉजेज़ रहे हैं जो मेन थे फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में। तो अब हम वन बाय वन इन कॉजेज़ को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम सेइंग कि आप भूलिएगा नहीं, इनके नोट्स बनाने के लिए आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। इस चैप्टर को मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर आपको मेरा पहला पार्ट पसंद आएगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अगर आपको ये पार्ट पसंद आएगा तो मैं इससे रिलेटेड जो उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले कॉज की तरफ। द फर्स्ट वन, सोशल कॉज। जैसा कि मैंने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, वो हमारे उस पर डिस्क्रिमिनेट करते थे। जो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे आपको स्टेट बनाया है, फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट। तो बेसिकली जो फर्स्ट नंबर पे है वो है क्लर्जी, सेकंड पे नोबिलिटी एंड थर्ड नंबर पे हमने रखा है बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीसेंट्स, आर्टिशंस, स्मॉल पीसेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स एक्सेट्रा। तो बेसिक जो बताया जा रहा है, जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वो ये कहना चाह रहा है क्लर्जी जो हाई लेवल पे थे, जिनकी पोजीशन एकदम टॉप पे थी, जो नंबर 1। सेकंड नंबर पे जो है वो है नोबिलिटी, जो इनके जस्ट बाद आते थे, वो सेकंड नंबर पे आते थे। थर्ड नंबर पे इन्होंने रखा था बिग बिजनेसमैन। कहीं ना कहीं ये फर्स्ट, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द बिग बिजनेसमैन, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं बिग बिजनेसमैन थे, इनकी जो थॉट्स थी अपने सोसाइटी को लेके, वो क्या करते थे, जब हम एनसीईआरटी की बुक के थ्रू जाते हैं तो इनकी जो मेन थिंकिंग थी, ये अपने सोसाइटी के बाहर कभी भी नहीं जाते थे। ये बिजनेस अपने सोसाइटी के लोगों के संग ही करते थे। और व्हेन एवर इट कम्स टू द मैरिज, ये हमेशा शादी भी कहीं ना कहीं ये अपने
तबके के लोगों की संग ही करते थे, ये अपने सोसाइटी के बाहर नहीं जाते थे। और कहीं ना कहीं इनका जो बिजनेस था वो नोबिलिटी की वजह से एक्सीड कर रहा था मार्केट में। और अगर हम इसकी बात करते हैं, नोबिलिटी की बात करते हैं, तो नोबल्स जो थे वो बेसिकली डिपेंडेंट थे फर्स्ट स्टेट पे। ओके, ये 3 स्टेट जब हम पार करते हैं तो लॉयर्स के, वकीलों के बाद कचहरी के जो ऑफिशियल्स थे, जो सर्वेंट्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उनके बाद जो पोजीशन आती थी वो थी हमारी पीसेंट्स एंड आर्टिसंस के, जो बुनकर थे, जो किसान थे, उनकी आती थी। और उनसे भी नीचे तबके के कौन से लोग थे आपके, जो गरीब छोटे तबके के जो किसान थे, ठीक है ना। तो वो जो किसान थे वो आते थे, वो आपके स्मॉल पीसेंट्स हैं, लेबर्स हैं, लैंड लेबर्स हैं, सर्वेंट्स हैं। तो फाइनली ये रीज़न रहा कि इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोसाइटी। तो पहला जो रीज़न रहा वो था सोशल कॉज। अब हम अपने सेकेंड कॉज की तरफ बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट कॉज इज इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मनी, ऑन द बेसिस ऑफ अर्थव्यवस्था डिस्क्रिमिनेटेड। बेसिकली यहाँ पे आपको मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं जो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को पूरा समराइज कर देते हैं। और प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पेन डाउन। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीजेस फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन इन 1789 विच लेड टू इंक्रीमेंट टू इन डिमांड फॉर फूड क्रेन्स। पहला पॉइंट क्या था, इकोनॉमिक कॉजेस पे क्यों हुआ था, कि उसका जब कारण पूछा गया तो इकोनॉमिक कॉज में क्यों डाला गया। पहला, जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से बढ़ के 28 मिलियन हो गई थी 1789 तक में। और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। सेकेंड रीज़न क्या था, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स विद फिक्स्ड वेजेस बट द वेजेस डिडंट कीप पेस विद राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। सेकेंड पॉइंट जो कहना चाह रहा वो ये था कि ज़्यादातर जो वर्कर्स थे, जो मज़दूर थे, वो कहीं ना कहीं मजदूरी करते थे किसी दुकानों पर, वर्कशॉप्स पे जाके। पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि उनकी जो वेजेस थे वो फिक्स थे, उनकी जो मजदूरी थी वो संतुलित थी, वो उससे ज़्यादा पैसे नहीं पाते थे। पर जैसा कि हम जानते हैं, हमारी इनकम कुछ भी हो, उसकी महंगाई से कुछ भी हम लेन देन या उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मजदूरी फिक्स थी, पर जो महंगाई थी अनाज के जो दर थे वो कहीं ना कहीं उनकी मजदूरी से ज़्यादा थे, और वो कहीं ना कहीं इससे कोप अप नहीं कर पा रहे थे। थर्ड पॉइंट, दिस लेड टू subsistence क्राइसिस, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ बेसिक मीन्स ऑफ livelihood इन फ्रांस ड्यू टू ओल्ड regime। और कहीं ना कहीं जैसे हमने बताया ओल्ड regime की अगर हम बात करते हैं तो यही था कि अगर हम नीचे से देखते हैं, जो भी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में देखा था कि स्मॉल पीसेंट्स हैं, इनके ऊपर पीसेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से प्रॉफिट कर रहे थे। पर इन सब चीज़ों में सबसे जो लो लेवल के जो लोग थे, जो स्मॉल पीसेंट्स थे, आपके लैंडलेस लेबर थे, जो सर्वेंट्स थे, वो सबसे ज़्यादा इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। और कहीं ना कहीं यही सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एक्सट्रीम कंडीशन बनी इकोनॉमिक कॉज में, जहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाया गया। इसके बाद हमारा थर्ड एंड द लास्ट जो कॉज रहा है वो हमारा पॉलिटिकल रहा है। पॉलिटिकल कॉज हमें पता है, जब राजनीतिक तौर पे हम चीज़ों को रखते हैं, जब हम राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं एक राजनीति जो होती है एक कारण बनती है। अभी आपको अच्छे से पता है कि अभी हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से। तो प्लीज़ गाइस मेक श्योर कि आप अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए दें, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू इन्हेंस योर नॉलेज, to know more about history, to know more about yourself, to know more about CBSE board, the question pattern, as you guys next year going to appear in your board exams. So please be careful guys, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप रहिए। अगर आपको कहीं पे भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज पॉलिटिकल कॉज। क्या रहा है राजनीतिक कारण। In 1774, Louis XVI becomes the king of France and faces empty treasury due to the long year of war, which drained financial resources and discontent within the society was increasing. जब 1774 में लुइस 16 राजा बने फ्रांस के, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस की, क्योंकि जो लंबे समय से एक जो वॉर चला आ रहा था देश में, कहीं ना जाहिर सी बात है जब किसी भी देश में बहुत बड़ा युद्ध होता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन भी वर्स्ट होती है। कहीं ना कहीं जो पैसे जो होते हैं वो हम अपनी आर्मी के पीछे लगाते हैं, तो उनके खाने के लिए लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल सिटीजन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। और ये भी एक रीज़न रहा, पॉलिटिकली कॉज कहीं ना कहीं बना। जो सेकंड पॉइंट है वो है ही हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। This war added more than 3 million lives, for which the money lenders began to charge 10% interest on loans.
और जाहिर सी बात है जब हमारे देश में या किसी भी देश में युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं हम उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो हम अपनी सेना पे करेंगे, और कहीं ना कहीं हमारी जो नॉर्मल सिटीजन्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो अफेक्ट होगी। तो उनकी चीज़ों को भी कभी ना कभी जो हमारा धन कोष है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था। तो स्टार्ट उन्होंने क्या किया कि वो अमेरिकन से कॉलोनी से उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस की बात क्या किया, उन्होंने 3 बिलियन लाइफ्स के लिए उन्होंने क्या किया, पैसे को उधार लेना स्टार्ट किया। कितने परसेंट पे? 10% चार्ज पे। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन्स, उनको जो उन्होंने लोन देना स्टार्ट किया वो 10% इंटरेस्ट पे हो गया। द लास्ट पॉइंट इज टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। और कहीं ना कहीं जो एक जो सरकार थी, जब वो बहुत मजबूर हो गई कि उन्हें आर्मी को भी मेंटेन करना था, जो सरकार वो चला रहे थे उस पर भी पैसे खर्च करने थे, जो कोर्ट कचहरी जो चीज़ें हो रही थी उनके राज्य में कहीं ना कहीं उसको भी कंट्रोल करना था, उन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही था। क्योंकि एज इट इज़ वी नो ऑलरेडी कि जो हम टैक्स पे करते हैं कहीं ना कहीं सरकार उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करके जितने भी सरकारी लोग काम करते हैं उन्हें पैसे देती हैं, चाहे वो कोर्ट के हों चाहे वो आपके आर्मी के हो। और इसी वजह से ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, जाहिर सी बात है जब वो टैक्स ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जनता के लिए तो महंगाई है, बट कहीं ना कहीं वही टैक्स जो हम पे करते हैं और उस टाइम में जो टैक्स वहाँ के सिटीजन्स पे कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एक तरह से पैसा जमा हो रहा था पॉलिटिकल कॉज के लिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीज़न था कि आर्मी की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं टैक्स को इंक्रीज़ करना पड़ा। तो फाइनली हमारे 3 कॉजेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं जो मेन रीज़न रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। द फर्स्ट वन अगेन सोशल, देन इकोनॉमिक एंड थर्ड वन इज़ पॉलिटिकल। इन पूरे रेवोल्यूशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो था रोल ऑफ मिडिल क्लास। जो मध्य स्तर के जो सोसाइटी के जो लोग थे उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन्हांस करने में, आगे बढ़ाने में, उसको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन द 18th century witnessed the emergence of social group termed as middle class who may have means and programs to carry out full scale measures to bring a change in social and economic order, and being educated they believed that no group should be privileged by birth। ऑल्दो यहाँ पर अगर जब मिडिल क्लास की बात की जाती थी तो इनका मतलब ये होता था कि दे आर एजुकेटेड, वो एजुकेटेड होते थे बट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन में वो नोबिलिटीज़ को फेस ऑफ नहीं कर पाते थे। बट उनका ये मानना था कि कोई भी किसी भी ग्रुप का कोई भी इंसान है वो बाय बर्थ अपने संग प्रिविलेज लेके नहीं आता, वो इस सोसाइटी में आके अपने आप को बनाता है। They earned their wealth through an expanding overseas trade from manufacture of goods like woolen and silk textile and professions as lawyers and administrative officers। तो 18th सेंचुरी में जब हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सोशल कॉज में और आपकी इकोनॉमिक कॉज में जो चेंजेस लेकर आए वो मिडिल क्लास के लोगों ने लेकर आया। कैसे? क्योंकि वो जो अपनी जो इनकम करते थे, जो धन वो कमाते थे, वो अपने जो समुद्र के पार या 7 समुद्र पार जो वो बिज़नेस करते थे उससे जब वो सामान जो मैन्युफैक्चर करके उसे मार्केट में बेचते थे, वो सामान क्या मैन्युफैक्चर करते थे, ऊन या फिर सिल्क टेक्सटाइल्स के, या फिर जो उनका जो काम होता था वो अपने काम या तो वकील होते थे, इस तरह से करके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से करके उन्होंने कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को एक तरफ से आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि बीइंग एज एजुकेटेड एंड बिलोंगिंग फ्रॉम मिडिल क्लास, कहीं ना कहीं ये जो थॉट थी इनके अंदर थी कि कोई किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलता है बाय बर्थ, तो उनके मन में ये था कि हमें कुछ ना कुछ चेंज करना है। जो थर्ड पॉइंट रहा है मिडिल क्लास के रोल का, जो मिडिल क्लास लोगों के जो योगदान का, वो ये है दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ डिफरेंट फिलोसफर्स एंड स्प्रेड द सेम थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। एज इन द फर्स्ट पॉइंट इट इज़ ऑलरेडी मेंशन दैट दे वर एजुकेटेड। जैसा कि पहले पॉइंट में ऑलरेडी मेंशन किया गया कि वो दे वर एजुकेटेड, तो जाहिर सी बात है जब एक एजुकेटेड इंसान या कोई एजुकेटेड बनता रहेगा वो किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होगा, और वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं, और उन्होंने अपने इस इंस्पिरेशन को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों तक पहुँचाया न्यूज़पेपर में कॉलम राइटिंग करके, कंटेंट राइटिंग करके, या बुक्स के थ्रू। तो अगर जो चीज़ें इन्हें ज़्यादा इंस्पायर की, यहाँ पे 2-3 लोगों का नाम मैंने मेंशन किया गया है। इफ़ यू गाइज रियली इंटरेस्टेड यू गाइज कैन गो थ्रू दिस पॉइंट, अदरवाइज आई जस्ट वांट टू स्टॉप माय टॉपिक हियर ओनली। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सके।
होप यू गाइस रियली गोइंग टू लाइक माई वीडियो। ओके, एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मैं अभी से दे दूं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। आपको मैं बता दूं, ये जो चैप्टर का मैं पढ़ा रही हूँ आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये इसका सेकेंड टॉपिक है, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, जो मैं आपको पार्ट सेकेंड में पढ़ाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ लाइक माई वीडियो, ताकि आपको सेकेंड वीडियो आप जब मैं अपलोड करूँ आपको तो आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।